This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। बच्चे, हम लोगों ने लॉज ऑफ रिटर्न्स और लॉज ऑफ कॉस्ट मुकम्मल डिस्कस कर लिए थे। इस सेशन में लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड लॉज ऑफ कॉस्ट को कंबाइन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉज ऑफ रिटर्न्स, जिन्हें हम लॉज ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। लॉज ऑफ रिटर्न्स में हमने बच्चे क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था? हमने कहा था कि हर अगला यूनिट वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एम्प्लॉय करने से, इंक्रीज करने से मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होती है। अगर प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रही हो तो वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाता है, और अगर वो प्रोपोर्शनेटली सेम रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रिटर्न कहलाता था। और हमने इसको डिटेल डिस्कस भी किया था, इसके डायग्राम्स भी बनाई थी, इसका टेबल भी डिस्कस किया था। और हर अगला यूनिट वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज करने से अगर मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो इस कानून को, इस लॉ को हम कहते थे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो कॉन्सेप्ट तो वही सेम रहेगा, बट हमने इन तीनों लॉज को कंबाइन कर लेना। तो अब इन तीनों लॉज को कंबाइन करके सबसे पहले हम इसका टेबल बनाते हैं, देन फिर मैं आपको डायग्राम बना के ये बात समझाऊंगा। ठीक है जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसी तरह से बच्चे अगला कॉलम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। और बच्चे आपको याद होगा हमने फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड को अज्यूम कर लिया था, और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको याद होगा हम अज्यूम कर रहे थे लेबर को। और आपको याद है हम स्टेटमेंट में भी यही कह रहे थे, हर अगला यूनिट वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज करने से, इंप्लॉय करने से, ठीक है ना, मतलब लेबर बढ़ाने से हमारी मार्जिनल रिटर्न में किस तरह से चेंज आता है? प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट सेम, कांस्टेंट रिटर्न, और अगर प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है ना बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट टोटल प्रोडक्ट या टोटल रिटर्न, मैं रिटर्न का वर्ड यूज कर देता हूं। इसी तरह से बच्चे नेक्स्ट कॉलम हमने एवरेज रिटर्न का बनाना है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट वन मार्जिनल रिटर्न, और बच्चे सबसे लास्ट पे जो कॉलम हम बनाएंगे वो कॉलम है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक हो गया ना बच्चे। अच्छा बच्चे, एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला याद कीजिएगा। एवरेज रिटर्न का क्या फॉर्मूला है? टोटल रिटर्न, इसको हमें डिवाइड करना है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। याद आ गया आप लोगों को? इसी तरह से बच्चे मार्जिनल रिटर्न का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था?
हमने कहा था चेंज इन टोटल रिटर्न ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमने अज्यूम किया था कि हर लेबर को हमें 1000 रुपया पे करना है, तो हमने चेंज इन टोटल कॉस्ट तो 1000 ही ले ली, क्योंकि देखिए ना, अगर एक लेबर काम कर रही थी तो 1000 रुपया, दो लोग काम कर रहे हैं तो 2000 रुपया। चेंज क्या आया, पहले एक लेबर काम कर रही थी, अब दो कर रही हैं, तो दूसरे के आने की वजह से टोटल कॉस्ट में चेंज कितना आएगा, 1000 रुपीज का। तो मैंने आपको ये डिटेल कॉन्सेप्ट भी समझाया था, इसकी कैलकुलेशन भी समझाई थी। वहां पे फॉर्मूला क्या था, चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट 1000 बन रही है। अब डिवाइड करना है चेंज इन आउटपुट, वो है मार्जिनल रिटर्न या मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया ना बच्चे? जी बच्चे। अच्छा बच्चे, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 10 10, ये हमारी फिक्स ही रहेगी, इसे हमने 10 ही अज्यूम कर लिया बच्चे। और ये लास्ट वन 10th वन। अच्छा लेबर में बच्चे, ऐसा करता हूँ मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी बच्चे, बस ये वर्टिकल लाइंस ही हमारे लिए सफिशिएंट होंगी। ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो और फिगर्स बिल्कुल पैरेलल हो, हमारे लिए वो अंडरस्टैंडेबल भी हो। ठीक है ना बच्चे? जी बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड लास्ट वन 10th। 10 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम हमेशा पहले मार्जिनल रिटर्न के कॉलम को फिल करेंगे। इस सिचुएशन में भी हम मार्जिनल रिटर्न के कॉलम को फिल कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंप्लॉय करने से मार्जिनल रिटर्न प्रोड्यूस हुआ 10 का। अच्छा, अब सेकंड यूनिट, अगर लेबर इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है ना बच्चे, फर्दर लेबर के इंक्रीज करने से मार्जिनल रिटर्न में चेंज आ गया 20 का, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो गया 10, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह से थर्ड यूनिट पे इंक्रीज 30, 3 से फोर्थ पे अगेन इंक्रीज 40 यूनिट्स, और फिफ्थ वन पे 50 यूनिट्स। तो अब देख लें, हर अगली यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या हर अगले लेबर के इंक्रीज कर जाने से रिटर्न इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर रिटर्न इंक्रीज होता जाए तो कौन सा रिटर्न है, कौन सा लॉ है, याद करें बच्चे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक हो गया ना बच्चे? अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट फिफ्थ से सिक्स पे मैं कहता हूं 50 ही है। अब मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूं तो मुझे बताइएगा, ये तो मैं कह दूंगा इंक्रीजिंग रिटर्न, ये भी इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा, अब 5 और 6 को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कहलाएगा ना कांस्टेंट रिटर्न। याद है ना आपको ये बातें? ठीक है। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट 40 डिक्रीज हो गया, 50 से कम हो गया। तो अब अगर लेबर के इंक्रीज कर जाने से मार्जिनल रिटर्न डिक्रीज कर जाए, तो याद करें ये रिलेशनशिप हमने किस लॉ में पढ़ा था, ये रिलेशनशिप हमने लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में पढ़ा था। याद आई आपको बात? फिर इसी तरह से बच्चे 30, 20 और लास्ट वन पे बच्चे 10। अच्छा, इसी तरह से इसको भी मेंशन कर देते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न, ये भी डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, और ये डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक हो गया? अब रिमेनिंग कॉलम्स फिल करते हैं। अच्छा बच्चे, मार्जिनल रिटर्न से टोटल रिटर्न हमने कंप्यूट करना है। आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल और टोटल रिटर्न सेम होगा। अब सेकंड यूनिट वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दो लेबर्स है ना। अच्छा, अब
2 लेबर्स के केस में टोटल रिटर्न कितना होगा? 10 प्लस 20 30। इसी तरह से 3 वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के केस में 30 प्लस 30, इस 30 को इस 30 में ऐड करें, 30 प्लस 30 60। अच्छा बच्चे फोर्थ वन यूनिट के केस में 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चे? 60 प्लस 40 100। इसी तरह से बच्चे फिफ्थ यूनिट के केस में 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 150। नेक्स्ट बचे 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 40 240। ठीक हो गया जी बच्चे? 240 प्लस 30 270, 270 प्लस 20 290, और लास्ट वन 290 प्लस 10 300। जी बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? जी बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन जैसे हमने लॉज ऑफ रिटर्न्स की सूरत में ये कैलकुलेशन की थी। अच्छा बच्चे अब एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टोटल रिटर्न 10, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 1, 10 divided by 1 which is equal to 10. Again बच्चे 30 total return, variable factor of production 2, 30 divided by 2 which is equal to 15. Again total return 60, variable factor of production 3, 60 divided by 3 which is equal to 20, and so on. करते हैं वर्किंग। 100 डिवाइडेड बाय 4, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 100 डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेट करें 25। अच्छा बच्चे 150 डिवाइडेड बाय 5, 150 को 5 से डिवाइड करें 30। अच्छा बच्चे अब 200 को 6 से डिवाइड करना है, जल्दी से कीजिएगा कैलकुलेटर पे। 200 को 6 से डिवाइड करें, कंप्यूट करें। जी मैं भी करता हूं कैलकुलेट। आंसर है बच्चे 33.33। यही आंसर आ रहा है ना आप लोगों का भी? शाबाश। 200 को आपने 6 पे डिवाइड करना है। अच्छा अब इसी तरह से 240 को 7 पे डिवाइड करें, 240 डिवाइडेड बाय 7, जल्दी करें जल्दी। 240 डिवाइडेड बाय 7 34.29। आंसर सेम आ रहा है ना मेरा और आपका? ठीक है। 270 डिवाइडेड बाय 8, 270 divided by 8 33.75। अच्छा बच्चे 290 को 9 पे डिवाइड करें, 290 डिवाइडेड बाय 9 32.22, और लास्ट वन 300 को 10 पे डिवाइड करना है 30। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? तो एवरेज रिटर्न की कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली। अब बच्चे मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे कंप्यूट होगा? 1000 डिवाइडेड बाय मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा बच्चे 1000 को 10 से डिवाइड कीजिएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 100। शाबाश। 1000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 100। अगेन 1000 डिवाइडेड बाय 20, 1000 को 20 से डिवाइड करें 50। 1000 को 30 से डिवाइड कीजिएगा, जरा जल्दी से कैलकुलेट करें। ऑलरेडी हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की हुई है 33.33। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा 1000 को 40 से डिवाइड करना है। 1000 को पता है ना चेंज इन टोटल कॉस्ट, मैंने भी समझाया भी है, ये चेंज इन टोटल कॉस्ट है। हर एडिशनल लेबर को हमें 1000 रुपीज पे करना पड़ रहा है। और मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन भी हमने क्या पढ़ी थी? हमने कहा था कि अगर हम एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करें, उस एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन से हमारी टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है ना बच्चे? तो बच्चे अब 1000 को आपने 40 से डिवाइड करना, करें जरा। 1000 डिवाइडेड बाय 40 25। शाबाश। 1000 divided by 40 which is equal to 25. Again 1000, 1000
डिवाइडेड बाय 50, 1000 को 50 से डिवाइड करें 20, अगेन 1000 को 50 से डिवाइड करना है, कांस्टेंट रिटर्न है तो कांस्टेंट कॉस्ट भी तो कहलाएगी, तो आंसर यहाँ पे भी 20 ही बन जाएगा। अब याद करें मैंने आपको ये कहा था कि रिटर्न्स की सूरत में अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है तो कॉस्ट के केस में ये रिवर्ट हो जाता है। आपको याद है ना, ये बात मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, सॉरी बच्चे, कॉस्ट के केस में ये रिवर्स हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट। देखिएगा 100 से 50 कॉस्ट कम हो गई, फिर अगेन 50 से 33.33 कॉस्ट फिर कम हो गई, 33.33 से 25 कॉस्ट फिर डिक्रीज कर गई, और यहाँ पे बचे 20 और 20 कांस्टेंट कॉस्ट। अब बचे नेक्स्ट डिक्रीजिंग रिटर्न है ना, तो कॉस्ट इंक्रीजिंग होगी। अभी मैं कंप्यूट करके आपको प्रूफ भी कर देता हूं, मैं भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं बट मैं भी प्रूफ कर रहा हूं आपको। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैलकुलेट करें जल्दी से, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, 1000 को 40 से डिवाइड करके मुझे आंसर बताइएगा। 25 20 से बढ़ नहीं गई, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है कम हो रही है, बढ़ रही है ना, तो कौन सी कॉस्ट हुई, इंक्रीजिंग कॉस्ट। शाबाश। 1000 को 30 से डिवाइड करें 33.33 आंसर, ठीक है शाबाश। कॉस्ट अगेन 25 से 33.33 हो गई, बढ़ गई, इंक्रीजिंग कॉस्ट। 1000 डिवाइडेड बाय 20 50, बढ़ गई, इंक्रीजिंग कॉस्ट, और लास्ट पे बचे 100। ठीक है ना बच्चे, तो ये बच्चे ये कंप्लीट लॉस ऑफ रिटर्न्स को मैंने कंबाइन करके आपके साथ डिस्कस किया। डायग्राम बनानी है हमने। अच्छा, डायग्राम बनाते हुए बच्चे एक हम कर्व बनाएंगे मार्जिनल रिटर्न का और दूसरा कर्व बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट का, बस ये दो कर्व हमें बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, अच्छा बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल रिटर्न को मेजर करेंगे। अच्छा बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग बताइएगा मुझे किस जी शाबाश, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करेंगे। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे। मैं सिंपल कर्व बनाऊंगा, ठीक है ना, मैं फ्री हैंड कर्व बना रहा हूं, आप लोग इस कर्व को देख लीजिएगा। जी बच्चे मार्जिनल रिटर्न पहले, जी बच्चे मिस्टेक कर दी मैंने, जी मैं ठीक कर रहा हूं। पहले बच्चे इंक्रीजिंग रिटर्न, शाबाश, कांस्टेंट रिटर्न, फिर उसके बाद बच्चे डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है ना बच्चे, तो ये बात याद रखनी है। सबसे पहले ये कहलाएगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कहलाएगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा बच्चे ये कब कहलाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, शाबाश। अच्छा बच्चे लास्ट वन पे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक हो गया ना बच्चे, तो बच्चे ये कब मार्जिनल रिटर्न का कर्व है। अब हम कर्व बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग हम कॉस्ट को मेजर करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स एक्सिस के अलोंग याद करें बच्चे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, यूनिट्स को मेजर करेंगे। ठीक है ना बच्चे, याद रखना है। हम सिर्फ कॉस्ट में से मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया, हम सिर्फ किसका कर्व बना रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट, और इसका कर्व मैं फ्री हैंड बना रहा हूं। ठीक है,
अच्छा, अब ये याद कीजिएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट कहलाता है। तो इसका कब बच्चे ऐसा बनेगा, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। ठीक है ना बच्चे, तो आपने ये बात याद रखनी है, इसका कर्व ऐसा बनेगा। तो ये कहलाएगा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। क्या कहला रहा है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। अच्छा बच्चे, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। और सबसे लास्ट पे बचे, ये कब अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। कौन सा कर्व कहलाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट का कर्व। तो बच्चे यहां तक आपको बात समझा पाया हूं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक हो गया ना बच्चे। अच्छा बच्चे, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था, एक सवाल पास पेपर का क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया भी था, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एग्जामिनर पूछते हैं, कहते हैं बताइएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, एवरेज टोटल कॉस्ट की शेप क्या होती है। और आपको याद है एवरेज कॉस्ट, जिसे हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। एवरेज कॉस्ट कह देंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही बात है। हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों कर्व्स की शेप यू शेप्ड होती है। फिर उसके बाद एग्जामिनर हमसे ये भी पूछते थे क्यों होती है। फिर हमने बताया था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की यू शेप की रीजन ये है कि जब तक हम नॉर्मल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जब तक हम अप टू नॉर्मल कैपेसिटी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, हर फर्दर यूनिट की प्रोडक्शन से हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही होती है। ठीक हो ना, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। इसी वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग होता है। अच्छा, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब हम हमारा प्रोडक्शन लेवल बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी हो जाए, नॉर्मल कैपेसिटी से बढ़ जाए, एक प्रोडक्शन प्लांट की एक कैपेसिटी होती है, वो एक नॉर्मल कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर हम प्रोडक्शन लेने की कोशिश करें, ओवर टाइम लगवाएं लेबर से, तो कॉस्ट हमें ज्यादा पे करनी पड़ती है उनको नॉर्मल टाइम से। तो उस सिचुएशन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होने की बजाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब एवरेज कॉस्ट की रीजन हमने क्या दी थी, हमने कहा था एवरेज कॉस्ट की रीजन ये है कि एवरेज कॉस्ट दो कॉस्ट का मजमूआ है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने कहा था इनिशियली एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कम होती है, वो हमेशा कम होती है और इनिशियली बहुत तेजी से कम होती है। जैसे 10 फर्स्ट यूनिट पे है, सेकंड यूनिट पे 10 ही है, बट अगर हम एवरेज कंप्यूट करेंगे तो ये एवरेज 5 बन जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 5। इसका मतलब 50% डिक्रीज हुई, इनिशियली बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो नॉर्मल कैपेसिटी तक कम होती है। तो ये दोनों कॉस्ट कम हो रही हैं तो एवरेज कॉस्ट भी कम ही होगी। अच्छा, जैसे ही बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी प्रोडक्शन होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब कम नहीं होगी, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो मुसलसल कम होगी, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट के कम होने का रेट कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का रेट ज्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे को ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। नेट इफेक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा से इंक्रीज कर रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम से कम हो रही है, तो नेट इफेक्ट इंक्रीजिंग का हो जाएगा। इसी वजह से एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसकी शेप भी यू शेप्ड होती है। ये तो बड़े अच्छे से आपको क्वेश्चन याद है, मैंने रिकॉल किया था। सवाल ये है मार्जिनल कॉस्ट की शेप क्या होती है। और आपको जब मैं सवाल करवा रहा था, एक रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, जिसे हमने रिलेशनशिप के नाम से टोटल कॉस्ट पे पढ़ा था, वेरिएबल कॉस्ट पे पढ़ा था, लेकिन मैंने ज्यादा स्ट्रेस दी थी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आपको याद है,
अच्छा बच्चे, इसमें हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये तीनों इनिशियली डिक्रीज करते हैं, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब तीनों की शेप ही यू शेप्ड है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की भी यू शेप्ड है, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट की शेप भी यू शेप्ड है, और मार्जिनल कॉस्ट की भी शेप यू शेप्ड ही है। तो अभी हमने डायग्राम भी बना दी। अच्छा, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तो रीजन पढ़ ली कि उसकी यू शेप की क्या रीजन है, एवरेज कॉस्ट की रीजन भी पढ़ ली, उसकी यू शेप की रीजन क्या है। मार्जिनल कॉस्ट की शेप की रीजन मैंने आपको तब नहीं पढ़ाई थी, मैंने कहा था इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी यू शेप की रीजन होती है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। समझ आ गई बच्चे बात की, जो अभी हमने लॉस पढ़े। तो मार्जिनल कॉस्ट की यू शेप की रीजन क्या है, आपने ये बतानी है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। समझ आ गई बच्चे बात की। चले जी बच्चे, तो बच्चे ये हमारा टॉपिक यहाँ पे काफी हद तक मुकम्मल हो गया। मैं एक सिर्फ आपके साथ एप्लीकेशन को दोबारा कंसीडर करना चाहूंगा एक दफा। ओके, हमने डिस्कस तो कर लिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ एप्लीकेशन को वंस डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चे, अगर हम कर्व बनाए वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना के मैं आपके साथ जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, ठीक है जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं कॉस्ट, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी, यूनिट्स। अच्छा बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। और ये ऐसा कर्व होगा, आपको याद है ना। और हमने कहा था आपको याद होगा फिक्स कॉस्ट का कर्व वाई इंटरसेप्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कर्व नहीं बना रहा हूँ उसका, लेकिन सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा बच्चे, अब हमने वेरिएबल कॉस्ट के 3 पीसेस कर दिए। ये कहलाता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है, इसे हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इस केस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा बच्चे, इसी तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट या बच्चे प्रोडक्टिविटी का भी है, याद है ना आपको ये बातें। अच्छा, अब लास्ट वन, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, या इसे डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिटर्न भी कह सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, इसमें बहुत तेजी से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। तो ये कब एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन क्या करें। डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न जिसे हम इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट। आपको याद होगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये अप्लाई कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर में। याद आ गई बात आपको, किसमें अप्लाई होता है ये, एग्रीकल्चर की सिचुएशन में। ये एग्रीकल्चर, ठीक हो गया जी बच्चे। एग्रीकल्चर की सिचुएशन में ये अप्लाई होता है।
ऐसा क्यों होता है? और इसके अलावा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में भी आप कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जी 1 मिनट, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये बोर्ड में थोड़ा सा एरर है, ये बिल्कुल मिड में नहीं लिखता, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के केस में। स्किप कर दिया, मैं इसको ठीक करता हूँ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के केस में, ठीक हो गया जी बच्चे? एग्रीकल्चर और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, उसके केस में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, इसको डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहना है, याद है ना आपको? डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न एक ही बात थी ना। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, आपको मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था जमीन की सप्लाई लिमिटेड है, इसके अलावा जमीन की फर्टिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है और प्रोडक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है जी बच्चे? और कॉस्ट बढ़ती जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मशीन यूज करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, और उससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट और रिटर्न में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। समझ आ गई बात? और इंडस्ट्री के केस में मैंने आपको बताया था डिक्रीजिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वो मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें मजीद जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। तो बच्चे, हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया शॉर्ट रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने आपको अर्लियर पहले ही करवा दिया था, ठीक है ना? वो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया पहले लेक्चर्स में। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो बच्चे, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चे? तैयार है ना आप लोग? अच्छे तरीके से सुनिएगा लॉन्ग रन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, आपको याद होगा, मैं दोबारा से आपको याद करवाता हूँ। हमने कहा था शॉर्ट रन पीरियड, इसके बाद बचे लॉन्ग रन पीरियड, ये दो ही की बात करनी है तो बस इन दोनों की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब शॉर्ट रन पीरियड में आपको याद होगा हमने क्या कहा था? हमने कहा था एटलीस्ट one factor of production remain fixed or other factors of productions are variable। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होगा, बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे। अच्छा, अब लॉन्ग रन के केस में क्या होता है? लॉन्ग रन केस में बचे ऑल, याद रखनी है ये बात, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना बच्चे? तो बच्चे, अब बेसिकली यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब आपने ये बात समझनी है। और से हमने कहना ये है कि यहाँ पे शॉर्ट रन पीरियड के अंदर कुछ कॉस्ट, शॉर्ट रन पीरियड में कुछ कॉस्ट हमारी फिक्स होगी, कुछ कॉस्ट हमारी वेरिएबल होगी। तो अब यहाँ पे कुछ कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और कुछ कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जब तमाम के तमाम वेरिएबल है तो अब इस सिचुएशन में क्या है, जरा मुझे बताइएगा, इस सिचुएशन में क्या होगा? सिचुएशन में होगा हमारी सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये आपने बात अगर समझ ली है तो फिर ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारी सारी की सारी कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बात याद रखनी। लॉन्ग रन कॉस्ट की सिचुएशन में, लॉन्ग रन कॉस्ट की सिचुएशन में हमारी सारी की सारी कॉस्ट, हमारी सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी, कोई भी कॉस्ट हमारी फिक्स नहीं है।
क्योंकि हमारे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लॉन्ग रन कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। अच्छा बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट्स, क्वांटिटी। बच्चे अब कर्व ड्रॉ करने लगा हूं मैं, लॉन्ग रन, ये कर्व है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आप एवरेज कॉस्ट का कर्व ड्रॉ कर रहे थे, इससे पहले मैं जब शॉर्ट रन पीरियड में आपके साथ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कर्व ड्रॉ कर रहा था, तो उसके साथ जरूरी नहीं था कि मैं एस लिख रहा था। बट लॉन्ग रन के लिए आपने या तो एल का LAC लिखना है, या बच्चे LR लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लिखना है। याद रखिएगा, गलती ना हो जाए आपसे एग्जाम में, आपने LAC यूज करना है वर्ड या LRAC वर्ड यूज करना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अच्छा बच्चे, यहाँ पे कॉस्ट कम है, सबसे कम। जिस पॉइंट पे सबसे कम कॉस्ट होगी उसे कहते हैं QMES। क्या मतलब है इसका? इसे कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। आपकी कॉस्ट यहां पे सबसे कम होगी। क्या होगी आपकी? सबसे कम कॉस्ट होगी आपकी, तो ये कहलाएगी मिनिमम एफिशिएंट स्केल। वो पॉइंट जहां पे आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट एट मिनिमम लेवल हो। मैं लिख भी देता हूं, आपको ये बात याद रहे। इसे क्या कहते हैं? मिनिमम एफिशिएंट स्केल। क्या वर्ड बोल रहे हैं? मिनिमम एफिशिएंट स्केल। ठीक है जी बच्चे? तो इसका मतलब क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट एट मिनिमम लेवल होगी। ठीक है ना बच्चे? तो मैं इसे कह देता हूं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एट मिनिमम लेवल। जिस पॉइंट पे एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम लेवल पे होगी, उस पॉइंट को हम क्वांटिटी एट मिनिमम एफिशिएंट स्केल कहते हैं। ठीक है जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अब जरा गौर करना है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। बच्चे, ओरिजिन पॉइंट से नेक्स्ट हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से इस डायरेक्शन में हमारी कॉस्ट कम हो रही है या बढ़ रही है? गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारी कॉस्ट कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। सही है जी बच्चे? तो हर अगला नेक्स्ट यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने से अगर हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो रही हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, या बच्चे इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। ठीक है? तो आपने क्या कहना है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस व्हेन लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस when long run average total cost decrease as output increases। जैसे ही आउटपुट हम बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होने से हम क्या अचीव कर रहे हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रहे हैं।
ठीक है जी बच्चे। अच्छा अब नेक्स्ट, अच्छा बच्चे अब इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारी कॉस्ट कम हो रही है या बढ़ रही है? डायरेक्शन समझ नहीं आपने? देखिएगा इस डायरेक्शन में हमारी कॉस्ट कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो बच्चे जब हर अगला यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो इस पॉइंट को हम कहेंगे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या वर्ड बोलना है? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है जी बच्चे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे अचीव किया जा सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो फैक्टर्स या इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो आपने बताना इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव किया जा सकता है इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, ये कौन कौन से वेज हैं उनमें वन बाय वन हम वेज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे पहला पॉइंट क्या बच्चे? टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मैं पहले वर्ड बोल रहा हूं टेक्निकल इकोनॉमीज। बच्चे पहले मैनुअल वर्किंग हुआ करती थी। मैनुअल वर्किंग में ये होता था कि प्रोडक्शन के लिए टाइम ज्यादा लगता था, क्वालिटी भी वैसी नहीं होती थी। अब टेक्नोलॉजी के यूज से क्या होना शुरू हो गया? टेक्नोलॉजी के यूज से बच्चे कॉस्ट कम हो गई है। क्या हो गई है? कॉस्ट कम हो गई है, क्वालिटी बेहतर हो गई है और उसके साथ साथ टाइम में भी कमी आ गई है। ठीक है ना बच्चे? तो टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन लेवल बहुत एक्सपैंड कर गया। कम टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से कम टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो ये है टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और कॉस्ट भी कम है, उस पर इंकर करनी पड़ती है हमें, और एफिशिएंसी क्वालिटी प्रोडक्शन की बढ़ गई है। ठीक है, तो बच्चे पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। अब सेकंड वन कॉन्सेप्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं। टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बाद बच्चे नेक्स्ट ट्रेडिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा बच्चे ट्रेडिंग इकोनॉमीज से क्या हुआ? बच्चे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, उसे प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो रॉ मटेरियल बल्क में खरीद लेता है। उसे बल्क में खरीदने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि उसे अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, कीमत अच्छी मिल जाती है, उससे उसे फायदा हो जाता है, उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो बल्क परचेजिंग में उसका डिस्काउंट फैक्टर बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ये अच्छी ट्रेडिंग है। इस इकोनॉमीज को हम कहते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमीज। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे हमने डिस्कस किया। ये बच्चे दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई? थर्ड वन, उसके बाद बच्चे मैनेजेरियल इकोनॉमीज। अच्छा गुड गवर्नेंस, अच्छी मैनेजमेंट। अच्छा अगर मैनेजर अच्छा होगा तो वो रिसोर्सेज को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करवाएगा। उसकी कोशिश होगी कि रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूटिलाइज ना किया जाए, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो सके, कोई लेबर वक्त जाया ना करे, लेबर मटेरियल ज्यादा यूज ना करे। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? अच्छी मैनेजमेंट से आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी इकोनॉमीज कहलाती है मैनेजेरियल इकोनॉमीज। तो अभी तक हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला टेक्निकल, दूसरा ट्रेडिंग, थर्ड वन शाबाश मैनेजेरियल। अच्छा बच्चे फोर्थ वन फाइनेंशियल इकोनॉमीज।
फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्या है? फाइनेंस मैनेज करना। आप माशाल्लाह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, आपकी कोशिश होगी कि हमने फाइनेंस को अरेंज करना है ऐसे कि हमें उस पे एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी कम से कम पे करनी पड़े, बल्कि ना ही देनी पड़े। मैं उसकी एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चे, आपने बिजनेस करना है, आपके पास पैसे नहीं है। आपने क्या किया? आपने सामान बाजार से अपने सप्लायर से उधार में लिया, क्रेडिट पे लिया, 30 डेज 60 डेज के क्रेडिट पे लिया, उस स्टॉक को फिर आगे फर्दर सेल किया, उसमें वैल्यू एडिशन की या नहीं की, एज इट इज सेल कर दिया, जैसा भी है। अब आपने उसको आगे फर्दर सेल करके प्रॉफिट अर्न किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रख लिया और सप्लायर के पैसे उसे वापस लौटा दिए आफ्टर 30-60 डेज। बताएं, क्या इस अरेंजमेंट में आपको कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस या किसी भी सूरत में पे करनी पड़ी? नहीं। ये फाइनेंशियल इकोनॉमी है। क्या आपने फाइनेंस की अरेंजमेंट करनी है? ऐसे सोर्सेज से करनी है जहां पे उस पे आपको एडिशनल कॉस्ट ऑफ मनी या तो बिल्कुल ना पे करनी पड़े, और अगर पे करनी भी पड़े तो कम से कम पे करनी पड़े। ऐसी इकोनॉमीज कहलाती है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अच्छा, अब इसमें रिस्क का भी ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना? रिस्क को भी मैनेज करना, क्योंकि जब भी कोई लेंडर और बॉर्वर का रिलेशनशिप होता है तो उसमें रिस्क भी होता है, ठीक है ना? क्रेडिट रिस्क जिसे हम कहते हैं। उसके बाद बच्चे लास्ट वन है कॉन्सेप्ट, फिफ्थ वन में एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक हो गया जी बच्चे? फिफ्थ वन वे क्या है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अच्छा बच्चे, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होता है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स के लोग, डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग, जैसे आप लोग माशाल्लाह से अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्म में जाएंगे, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को पिक करेगा, उस पे उसके पास कॉर्पोरेट की स्पेशलिटीज होंगी कि अगर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके को कहाँ कहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, उनको कैसे बनाना है, उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी क्या होगी, नेम का अप्रूवल कैसे लेना है, ये सारे के सारे उन्हें कॉर्पोरेट मैटर्स का सारा पता होगा। एक कॉर्पोरेट सेक्टर बना लेना, फिर उसके बाद उसको और उसकी कुछ एनुअल फॉर्मिंग्स वगैरह होती है, और डे टू डे क्या फाइलिंग्स करनी है, उनके क्या मैटर्स हैं, उनकी रेगुलेटरी बॉडी को कैसे आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, तो उनके अफेयर्स के बारे में आपको डिटेल पता होगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट में 3.5 years स्पेंड किए हुए होंगे, उन्हें टैक्स कॉरेस्पॉन्डेंस की डिटेल का पता होगा, टैक्स मैटर्स का पता होगा। कुछ ऑडिट में होंगे, कुछ ईआरपी में होंगे। क्यों ना इन सब स्पेशलिटी के लोगों को मिला के एक फर्म बना ली जाए। अब उसमें फायदा क्या होगा? हमारी फर्म में हर स्पेशलिटी का पर्सन मौजूद होगा। तो हमने क्या कर दिया? क्लस्टर बना दिया। सही है जी बच्चे? हमने क्या कर दिया? क्लस्टर बना दिया। तो हम इसे कहते हैं क्लस्टरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर ने एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल। इंटरनल 1 to 4 इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, और लास्ट वन जो बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या फर्क है। ठीक है ना बच्चे? एग्जाम में जब भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे इंटरनल का, तो आप इंटरनल का मेंशन कर सके, और जब एक्सटर्नल का पूछे तो आपको एक्सटर्नल का पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चे? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मैंने अभी आपकी ऑडिट फर्म की एग्जांपल ली। इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा किया जाता है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना? इसी तरह से अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो जाता है,
T&R डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें हर स्पेशलिटी के लोगों को प्रेफर किया जाता है ताकि वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से लीड कर सकें और जितने भी उनके स्पैन में लोग आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें, स्पैन ऑफ कंट्रोल। यहाँ तक बच्चे कोई प्रॉब्लम? सब बातें क्लियर हो गई आपको? तो बच्चे हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसे ड्रॉ होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, और वो किस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे अचीव किया जा सकता है, उसके क्या बेस है। अच्छा, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के क्या बेस, वो भी मैं बच्चे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसकी डेफिनेशन तो आपको क्लियर ही होगी, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमने पढ़ा था कि हर अगला यूनिट, एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन से हमारी कॉस्ट कम होती जा रही है इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है। तो फर्म क्या अचीव कर रही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हर एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन से लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। आउटपुट के इंक्रीज होने से लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, भूलना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आउटपुट इंक्रीज, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज, दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आउटपुट इंक्रीज, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है ना बच्चे? तो इसकी क्या हो सकता है बच्चे, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? सबसे पहले बच्चे कंट्रोल की रीजन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है, मैनेजर उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, उसकी कुछ वजूहत हो सकती है। ठीक है ना, उसकी एक वजह मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ बच्चे। अच्छा बच्चे, ये अगर हम देखें तो ज्यादातर यही वजह है, आपकी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आपकी अच्छी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो ये भी रीजन हो सकती है। तो ये कंट्रोल की फर्स्ट रीजन है कि आपके मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, जैसे लेबर भी तो रिसोर्स ही है ना, उसको अच्छे तरीके से मैनेज ही नहीं कर पा रहे, उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो जब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे तो कॉस्ट भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की बजाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो पहली रीजन बच्चे क्या है, कंट्रोल की। अच्छा बच्चे, सेकंड वन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब जो फर्म्स के पास रिसोर्सेज मौजूद, मशीनरी है, ठीक है ना, इसके अलावा और रिसोर्सेज है, अगर हम देखें ना तो फर्म्स को हम बाइफरकेट कर सकते हैं तीन तरह से। हम कहते हैं लार्ज साइज फर्म्स, मीडियम साइज फर्म्स, और एक होती है स्मॉल साइज फर्म्स। स्मॉल साइज फर्म्स के रिसोर्सेज कम है, चलो वो तो अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी साइज में, वोलुमिनस साइज है उसका, ह्यूज साइज, उसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो ये भी रीजन हो सकती है कि एक स्मॉल साइज, मीडियम साइज के रिसोर्सेज तो अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं, लेकिन लार्ज साइज के रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहे। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, इसके अलावा बच्चे, नेचुरल रिसोर्सेज की ऑब्सोलिसेंस। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्सलीट होते जा रहे हैं, इनकी लेयर्स कम होती जा रही, जैसे माइंस होगी, ठीक है ना, जमीन से मादनियात निकालते हैं, मादनियात के जखायर है, जैसे जैसे आप जमीन से निकालते जा रहे हैं उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही, उनकी लेयर्स कम होती जा रही है। अब इसका क्या होगा इफेक्ट, इसका इफेक्ट ये होगा कि आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ऑब्सलीट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके रिसोर्सेज ऑब्सलीट होंगे, आपको एक रिसोर्स का कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा, और माइट बी पॉसिबल उसका सब्स्टिट्यूट कॉस्टली हो। जैसे हमें प्रोडक्शन करने के लिए अगर नेचुरल गैस अवेलेबल हो तो हमारी कॉस्ट कम है, इंकर करनी पड़ रही है, लेकिन अगर हम गैस की जगह पे
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करें तो हमारी कॉस्ट ज्यादा लगती है। अब हमारे पास गैस के इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं, हमें यूज ही क्या करना पड़ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करनी पड़ रही है। जब हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज्यादा यूज करनी पड़ रही है तो हमारी कॉस्ट भी कंट्रोल नहीं हो रही, बल्कि हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया जी बच्चे। इसके साथ साथ बच्चे लास्ट वन पॉइंट, स्टाफ मोटिवेशन। अच्छा बच्चे, स्टाफ को मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेट कैसे, उन्हें मॉनिटरी बेनिफिट देना पड़ता है, उन्हें आपको एक्स्ट्रा लीव्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, इन्हें और तरह से आपको फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो ये स्टाफ मोटिवेशन। अच्छा, अगर आप स्टाफ मोटिवेटेड नहीं होगा, आपका स्टाफ, आप अपने स्टाफ की अच्छे तरीके से लुक आफ्टर नहीं कर रहे, उनकी देखभाल नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, जब वो ग्रज, वो आपसे नाराज है, गुस्सा निकालेगा, आपका काम शायद कम पैसों में भी हो सकता हो, कम कॉस्ट पे भी हो सकता हो, वो नहीं आपकी कॉस्ट सेविंग करेगा, वो कहेगा ये कंपनी तो मेरे बारे में नहीं सोचती, मैं क्यों इसके बारे में सोचूं। तो कहीं आपका स्टाफ तो डिमोटिवेटेड नहीं है, कहीं उसने मोटिवेशन लेवल तो नहीं लूज कर दिया। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आउटपुट लेवल बढ़ रहा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है ना बच्चे, तो आपको याद रखना। अच्छा बच्चे, एमसीक्यूज एग्जामिनर का बहुत फेवरेट। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की शेप भी तकरीबन यू शेप है, क्योंकि फ्लैटर होता है कब जरा कंपैरेटिवली शॉर्ट रन की निस्बत। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये शेप इसकी भी फ्लैटर है, जस्ट लाइक यू शेप्ड है, इसकी रीजन क्या है, समझ आ रही है बात, इसकी रीजन क्या है? आपने इसकी रीजन बतानी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। याद रहेगी ये बात, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप गलती ना कर जाइए, ध्यान से देखना है, वो लॉन्ग रन की बात कर रहा है, वो शॉर्ट रन की बात कर रहा है। अगर वो लॉन्ग रन की बात कर रहा है तो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, शॉर्ट रन की बात कर रहा है तो लॉस ऑफ कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, आपको इस कंसीडर करना होगा। ठीक है ना बच्चे, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। एमसीक्यू सॉल्व करते हुए इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा क्लास में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले आप ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज पे सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करते हुए पता चले कि जो आपने कॉन्सेप्ट ग्रास्प किए हैं, डाइजेस्ट किए हैं, वो आपको अब अंडरस्टैंडेबल है और आप इस काबिल हो कि एग्जाम में आप क्वेश्चंस एमसीक्यूज के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर, वो इनवेल्व रिलेशनशिप का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग हम कॉस्ट वेरिएबल को मेजर करते हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट्स, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, उसे मेजर करते हैं, इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व है ये। अच्छा बच्चे, अब हमने बच्चे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करना। कौन सा कर्व ड्रॉ करना है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का कर्व, ये टेंजेंशियल पॉइंट, इसको मैं A1 बोल देता हूं।
short run average cost 2, short run average cost 3। ये भी टेंजेंशियल पॉइंट और एक ये भी टेंजेंशियल, इसको A2 बोल देते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और ये A3। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब इनवेल्प रिलेशनशिप में जरा डेफिनेशन अब हमने मुकम्मल करनी है, आप लोगों ने कंसीडर करना है, इस कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। क्या है बच्चे आपने बोलना है एट, क्या वर्ड बोलना है एट प्लान, मेरे साथ साथ रिपीट भी करते जाए, एट प्लांट आउटपुट लेवल। क्या वर्ड? एट प्लांट आउटपुट लेवल। रिपीट करें, एट प्लान आउटपुट लेवल। हो गई बच्चे बात क्लियर? एट प्लान आउटपुट लेवल। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट at planned output level, short run average cost equals to long run average cost। बात क्लियर हो गई? At planned output level, short run average cost is equal to long run average cost, but all other points, बाकी हर पॉइंट पे आपके सामने है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे शॉर्ट रन लॉन्ग रन के इक्वल है, जैसे A1 पे भी एक पॉइंट पे, A2 पे भी एक पॉइंट पे, A3 पे भी एक पॉइंट पे, बट ऑल अदर पॉइंट्स, क्या जी ऑल अदर पॉइंट्स पे क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन, हायर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। बाकी हर पॉइंट पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इनवेल्प रिलेशनशिप। इनवेल्प इस वजह से बोलते हैं बच्चे, देखिएगा एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ने कितने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के कर्व्स को कवर किया हुआ है, इसी वजह से इसको कहते हैं इनवेल्प रिलेशनशिप। क्या वर्ड बोलते हैं इसमें? इनवेल्प रिलेशनशिप। याद रहेगी ये बात? क्या वर्ड बोलते हैं? इनवेल्प रिलेशनशिप। अच्छा बच्चे, हम अज्यूम करते हैं A1 स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल फर्म्स के लिए। अच्छा बच्चे, इसी तरह से A2 मीडियम साइज के लिए। तो स्मॉल के लिए कॉस्ट ज्यादा थी, मीडियम के लिए कम होना शुरू हो गई, मीडियम फर्म्स के लिए कॉस्ट कम होना शुरू हो गई। अच्छा, A3 जब लार्ज साइज बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी हुई, तो फिर बचे अगेंस्ट इसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। तो ये लार्ज साइज इंडस्ट्रीज के केस में ऐसा होता है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको रेफर भी कर दूंगा, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा कि किस पेज से किस पेज तक आपने हैंडआउट से रेफर करना। तो बच्चे यहाँ तक हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं सबसे एंड पे जब चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, वो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। बच्चे हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमारा मुकम्मल हो गया, लॉन्ग रन कॉस्ट भी हमारा कवर हो गया। अब फर्म स्ट्रक्चर, मैं आपको एक सिर्फ प्लान बता दूं कि फर्म स्ट्रक्चर में हमने पढ़ना क्या क्या। ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ये भी जितना हमने पहले पढ़ा है वो भी मेन है, वो इंटरलिंक्ड है। जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला बाकी। तो अब आपने याद रखना है बच्चे, फर्म स्ट्रक्चर में दो तरह के फर्म स्ट्रक्चर्स। पहला बच्चे परफेक्ट कंपटीशन, और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, मैं हर एक के साथ साथ उसका पढ़ाता जाऊंगा। परफेक्ट कंपटीशन और फिर इसके साथ बच्चे इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा बच्चे, इम्परफेक्ट कंपटीशन को फर्दर बाइफरकेट किया जाएगा। सबसे पहले मोनोपोली, फर्स्ट वन मोनोपोली। अच्छा बच्चे, सेकंड वन डुओपोली, थर्ड वन ओलिगोपोली।
fourth one and the last one, monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये फॉर्म स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट कहां से करना है? परफेक्ट कंपटीशन से और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एग्जाम में एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में इन 5 टॉपिक्स में से, बल्कि 5 टॉपिक्स में से इग्नोर कर दें डुओपोली को, 4 टॉपिक्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनमें से कोई एक टॉपिक पूछ रहा है और सम टाइम एग्जामिनर इनका कंपैरिजन भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना बच्चे? तो ये बच्चे हमने टॉपिक स्टार्ट करने हैं, क्लास मिस नहीं करनी है आप लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पर्टिकुलरली जब मैं स्टार्ट करूंगा परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन से फिर अगले हर टॉपिक में मैं कंपैरिजन किया करूंगा कि परफेक्ट में हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मोनोपोली में ये कॉन्सेप्ट होता। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।